Nearly 80% of women will face a significant health challenge at some point in their lives. Yet, so many of these conversations remain shrouded in silence and stigma. Imagine navigating the complexities of womanhood, its milestones, its mysteries, with the knowledge and guidance you need. Welcome to Wellness Tank, where today we break that silence. In this episode, we'll uncover the hidden truths behind the challenges women face, debunk myths, and explore how the choices we make every day can either harm or heal our bodies. Whether you're curious about maintaining balance, understanding your body better, or seeking advice for the different stages of a woman's life, this discussion is for you. This isn't just another talk. It's an essential conversation that could change the way you think about your health. So, stay with us as we dive into the world of women's wellness, right here on Wellness Tank. Hello everyone, welcome to Wellness Tank. I'm Dr. Sneha Sawant. I'm an Ayurveda physician at DXN Clinics. Hello everyone, I'm Dr. Smita Sonavne, Head Consultant at DXN Clinics. Hi, I'm Dr. Aishwarya Pandure. I'm an Ayurvedic physician at DXN Clinics. मेनोपॉज के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मेनोपॉज एक 50 एज के बाद होता है या फिर 48 to 50 होता है, लेकिन आजकल बहुत अर्ली वो दिखाई दे रहा है मेनोपॉज, 39, 40s में भी हो रहा है मेनोपॉज। उसका रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल लोगों का वही है कि हैबिट्स, डाइट हैबिट्स उनके ऐसे हैं। वो पेरी मेनोपॉजल जो एज है आपका, जो अबव 40 शुरू होता है, उस दौरान इरेगुलर मेंसेस या फिर बहुत हेवी फ्लो जाना या फिर बिल्कुल एब्सेंस ऑफ मेंसेस होता है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है। तो ये पेरी मेनोपॉजल जो फेज़ है उसी दौरान कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हॉट फ्लशेस है, इरिटेबिलिटी है, एंजाइटी है। तो इसमें मेन फैमिली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया, लेकिन एज अ वुमन उन्होंने भी ये जान लेना चाहिए कि ये एक मेरा फेज़ है लाइफ का, जो बायोलॉजिकल फेज़ है। एवरी वुमन हैज़ टू गो थ्रू इट। सो वो एक फेज़ क्या है कि उसको एक्सेप्ट करके अगर उन्होंने ये सारे सिम्टम्स के बारे में अवेयर हो गए और वो वैसे ही लाइफस्टाइल उन्होंने रखा, जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि वात दोष ज़्यादा बढ़ता है, तो पंचकर्म की बात की जाए तो उसमें स्नेहा स्वेदन वोल बॉडी मसाज, स्टीम लेना, जिसमें मेडिकेटेड डिकॉक्शन से भी स्टीम मिलता है, और मेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस का स्टेज है। एस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ता है। तो इसकी वजह से स्नेहन मैंने बोला जो अभ्यंग करना है पूरे बॉडी को ऑयल से मसाज, और शिरोधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिरोधारा या फिर हेड मसाज है, क्योंकि इंसोम्निया बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है इस दौरान। पेरीमेनोपॉजल एज से शुरू हो जाता है और आफ्टर मेनोपॉज तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि मेंसेस एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है हमारा, और वो कम हो जाता है, वो बंद ही हो जाता है बाद में। लेकिन इसकी वजह से क्या है ना, टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा रहने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इसके वजह से मेनोपॉज के बाद जनरली लेडीज़ को हार्ट डिसीजेस ज़्यादा दिखाई देते हैं या फिर डायबिटीज़ हो जाता है। कभी कभी उनका बॉडी फैट भी बढ़ जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी वगैरह भी बढ़ जाती है। यही एक रीज़न है कि वेट गेन करना। तो ये अगर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू जाते हैं, पंचकर्मा है, आयुर्वेदा डेली रेजिमेन है, जैसे आप स्निग्ध पदार्थ ले, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो भी स्निग्ध है, जो आप डेली इंटेक आप उसको करेंगे तो आपका वात दोष भी नहीं बढ़ेगा और जो ड्राइनेस हो रही है आपके बॉडी में वो भी कम होगी। ओके, और हमने देखा है कि जनरली जो अभी डाइट है छोटे लोगों में, जैसे जंक फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, फैटी फूड्स है, शुगर इंटेक ज़्यादा है, तो इन चीज़ों की वजह से, जैसे आपने बोला कि मेनोपॉज अर्ली हुआ है, वैसे ही मेनार्की जो पीरियड्स की स्टार्ट है वो भी बहुत जल्दी होने लगी है। 10 या 11 ईयर्स से ही स्टार्ट होने लगता है। तो इसकी वजह से भी कोई चेंजेस दिखाई देते हैं, कोई डिसऑर्डर्स उनमें दिखाई देते हैं, जैसे अभी PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसके लिए, इसके बारे में हमें और ज़्यादा बताइए कि आयुर्वेदा क्या कहता है इसके बारे में। Yes, actually PCOS is becoming a burning issue these days. Actually जैसे हम देख रहे हैं कि
आपका जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, फिजियोलॉजिकल हो, जेनेटिक हो, ये सारे फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज में, जैसे आपने कहा कि पीरियड्स भी आ रहे हैं, और बहुत कम एज की बच्चियाँ एकदम बड़े जैसे यंग एज में जैसे दिखती है गर्ल्स, वैसे दिख रही है बहुत कम एज में, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है इसमें। राइट। एक्चुअली मेनार्की का मेन एज ड्यूरेशन है वो 12 to 16 बताया गया है आयुर्वेद संहिताओं में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस में देखा है 8 years 9 years के बच्चों को भी पीरियड्स आ रहे हैं इतनी जल्दी। और फिर कभी कभी पीसीओडी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उनके फूड हैबिट्स की वजह से, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं लोग आजकल, ब्रेकफास्ट ही उनका बेकरी प्रोडक्ट से होता है। फिर स्पाइसी खाते हैं, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर, ये बच्चों को बहुत पसंद है। इसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस है, कभी कभी 15 days बाद भी मेंसेस आ जाती है, एक महीने में 2 बार मेंसेस आती है। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उसकी मम्मी लेके आती है कि बेटी को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पीरियड्स ही नहीं आए। तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो एक्ने होते हैं, हिरसुटिज्म मतलब एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर जनरली। मैंने देखा है कि इससे हार्ड बाल आते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है, एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रेट होता है, इसीलिए वो सिम्टम दिखाई देते हैं। और पीसीओडी में ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही अफेक्ट कर रहा है, आपके सारे हार्मोन्स लाइक आपके सारे ऑर्गन्स, जैसे कि पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है उसी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरियन जो एक्सेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में पीसीओडी को क्या कहा जाता है कि एक वात दोष और कफ दोष, ये बढ़ने की वजह से पीसीओडी होता है। उसमें जो सिस्ट बनते हैं फ्लूइड, वो कफ दोष बढ़ने की वजह से होता है। और आपने देखा होगा कि पीसीओडी की कंडीशन में वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये कफ की वजह से। और वात दोष का इम्बैलेंस इसके लिए क्योंकि फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं होता, और उनको बहुत ज़्यादा एक तो स्कैंटी मेंसेस होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, और उसमें ग्रंथि भी जाती है, लाइक क्लॉट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। हाँ, धातुओं का देखा जाए तो रस रक्त एंड मेद धातु की दृष्टि बताई गई है पीसीओडी में। स्रोतस का सेम रसवह रक्तवह एंड आर्तवह दोष की दृष्टि भी इसमें बताई गई है। तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट भी उसी तरीके की पेशेंट में करनी होती है। रस धातु का ही मतलब रस धातु से ही रज बनता है। रज मतलब जो आर्तव जो निकलता है बाहर, उसी से ही बनता है। और अगर आपका रस धातु मतलब जो सबसे पहला धातु है हमारा टिश्यू, वो अच्छा बनता है, तभी आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी रस धातु के ऊपर डिपेंड है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रसवह स्त्रोतस जो आयुर्वेद में बताया, उसका मेन दुष्टि होने का कारण ही बताया है चिंता नाम अति चिंतना। मतलब आप जब ज़्यादा सोचते हो या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका रस वह स्त्रोतस है वो डिस्टर्ब होगा, और रस के जो उपधातु है, स्तन्य है, रज है, वो डिस्टर्ब होंगे, मतलब आपके मेंसेस भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये सारे रीजंस बताए गए हैं। पीसीओडी में वही है कि आपका एक लाइफस्टाइल डिसीज हम इसे कह सकते हैं। आज अगर हम 10 पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में, तो लाइक 3 पेशेंट्स तो पीसीओडी के रहते ही है। और ये जो अनमैरिड है लड़कियां, उनका जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, और मैरिड में भी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। और अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छी रखी, एक्सरसाइज की है, जैसे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है आपको, या फिर आप मेडिटेशन करें अगर स्ट्रेस है ज़्यादा, प्राणायाम है, प्रॉपर डाइट करें, तो आप पीसीओडी को रोक सकते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि पीसीओडी रिवर्सिबल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट कंसीव हो चुके हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से, क्योंकि इनफर्टिलिटी का मेन कॉज वो बताया जाता है। आजकल डॉक्टर्स वही बताते हैं कि आपको पीसीओडी है इसलिए आप कंसीव नहीं हो रहे हो, लेकिन पीसीओडी होने के बाद भी मेन चीज़ है हार्मोनल्स को बैलेंस करना, आपका लाइफस्टाइल ठीक करना, और फिर आप कंसीव इजीली हो सकते हैं आयुर्वेदा की मदद से। मैंने खुद भी देखे हैं कि जिनमें पीसीओडी
है और जिनको कोई बड़ा सा सिस्ट है, उन्हें बताया गया था कि वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने खुद देखे हैं मेरी लाइफ में कि जिनको उसके बाद में भी कोई तकलीफ नहीं थी, दे हैड किड्स एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो ये मिथ्स थोड़ा सा दूर करना चाहिए। यू कंसल्ट योर डॉक्टर, टॉक टू योर आयुर्वेदिक फिजिशियन अबाउट इट इफ देयर आर एनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर इट। और इसे रेगुलेट करने के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि सैफरन जो है हमारा, वो भी फीमेल हार्मोन रेगुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्पाइस बताया गया है। इसके अलावा आई थिंक एलोवेरा का जूस भी है कि जो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। पीसीओएस को कम करने के लिए भी है। मोरिंगा जो है या ओलिगोमेनोरिया में भी मोरिंगा बहुत हेल्पफुल बताया गया है। तो ये तो सारे हर्ब्स हुए जो ये रेगुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करने के लिए भी ये सारे हर्ब्स को आप पूछ कर ले सकते हैं। तो इसके अलावा आयुर्वेदा में पंचकर्म जो बताया है, क्या इसमें से कोई हम कर्म कर सकते हैं पीसीओडी या फिर एंडोमेट्रियोसिस के लिए? ओके, तो पंचकर्म में आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगर आपको क्रॉनिक पीसीओएस है कि आपको सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं पीसीओडी के, और मेंसेस इरेगुलर है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे अवरोध जन्य कहा गया, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर आप में पहले एनालिसिस होता है कि कौन सा दोष ज्यादा है, वात और कफ के रिलेटेड है ये, लेकिन पित्त दोष भी इन्वॉल्व होता है इसमें। अगर ब्लीडिंग आपको ज्यादा देर रहती है और या फिर स्किन में कोई भी दुष्टि है, रक्त दुष्टि है, तब तो स्पेशली वमन बहुत अच्छा चिकित्सा बताया गया है। वमन मतलब नेचुरल एमेसिस, आपको कुछ नेचुरल डिकॉक्शंस दिए जाते हैं, हर्ब्स दिए जाते हैं, उससे आपको एमेसिस होता है। वो भी आयुर्वेद डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही वो करना है। बहुत सारे लोग घर पे ही गर्म पानी पी लेते हैं या फिर सॉल्ट वाटर पी लेते हैं, वमन करते हैं, वैसा नहीं। वो एक प्रोसीजर होता है, जैसे आपको घृत लेना पड़ते हैं पहले, अलग अलग टाइप के, जैसे शतावरी घृत है, महातिक्त घृत है, वो लेके फिर नॉर्मल आप वमन करते हैं। उसके बाद बस्ती का भी बहुत अच्छा रोल है, स्पेशली डिसमेनोरिया जिनको होता है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो पीरियड के दौरान भी हम सहचर तेल या मात्रा बस्ती या फिर नॉर्मल तिल तेल का भी बस्ती देते हैं। अगर और पीसीओडी की कंडीशन में ऐसा होता है कि वात दोष का अवरोध होता है, अपन वायु का अवरोध होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन निकालने के लिए भी बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में दशमूल बस्ती, सहचर आदि बस्ती, ये बहुत अच्छे बस्ती के प्रकार बताए गए हैं। प्लस अगर पित्त दोष ज्यादा है तो विरेचन, मृदु विरेचन बताया गया है, तो वो भी हम दे सकते हैं। आई थिंक मैंने ब्लैक सेसमी सीड्स का भी सुना है कि वो भी कंज्यूम करके उसके ऊपर गर्म पानी पीने से भी ये सब चीज़ें थोड़ी कम होने में हेल्प करता है। टॉपिक है कि एंडोमेट्रियोसिस, ये क्या है, क्या आयुर्वेद में बताया है? इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? ओके, सो एंडोमेट्रियोसिस ये वन ऑफ द मेन रीजन है इनफर्टिलिटी का, आजकल दिखाई दे रहा है। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, जो यूटेराइन लाइनिंग है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है आउटर द यूटेराइन कैविटी ऑल्सो। तो एंडोमेट्रियोसिस जैसा एक डिसीज नहीं बताया, लेकिन इसका कोरिलेशन हो सकता है। जो चरक संहिता में योनि व्यापद बताए गए हैं, 20 प्रकार के योनि व्यापद है, उसमें अलग अलग टाइप्स की डिसीजेस कवर होते हैं। जैसे इसमें वातज योनि व्यापद या परिप्लुता योनि व्यापद या उपप्लुता योनि व्यापद, इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स होते हैं पेल्विक पेन, मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ये सारे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये जो कंडीशन है वो त्रिदोष बताई गई है, जैसे कि ये यूट्रस से रिलेटेड है, इसके वजह से ये वात दोष भी इम्बैलेंस है, और ये ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ बहुत है, तो ग्रोथ कफ दोष की वजह से होती है, तो कफ दोष का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो इम्बैलेंस रहता है। और मेनोरेजिया दिखाई देता है, अत्यार्थ मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग दिखाई देती है, पेन दिखाई देता है, तो ये पित्त दोष के रिलेटेड है। तो जब उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है तो वात पित्त कफ ये तीनों की चिकित्सा करनी पड़ती है। स्पेशली ये और आपको एंडोमेट्रियोसिस के रीजन से जाना पड़ता है कि पहले निदान परिवर्जन, जैसे विरुद्ध आहार है, लोग फ्रूट्स और मिल्क एक साथ लेते हैं, या फिर ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड फूड वो ज़्यादा लेते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें,
और ज़्यादा तीखी चीज़ें भी, मसालेदार, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस वो तो एक मेन रीज़न है ही। तो पहले निदान परिवर्जन से हम ट्रीट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या लक्षण है, जैसे कि पेल्विक पेन ज़्यादा हो रहा है, पेट में दर्द ज़्यादा है, तो वात दोष की चिकित्सा हम कर सकते हैं। रक्त धातु के ऊपर और पित्त धातु के ऊपर, पित्त दोष के ऊपर जो काम करता है, ऐसे हर्ब्स जैसे कि मंजिष्ठा है, शतावरी है, सारीवा, कूलेंट इफेक्ट जो करती है बॉडी में, तो वो हम प्रिफर करते हैं। और कफ एक्सेसिव ग्रोथ है, मतलब कफज भी लेखन चिकित्सा जिसे कहा जाता है। लेखन चिकित्सा में स्क्रैपिंग नहीं डायरेक्टली, लेकिन जो अश्वगंधा या फिर एलोवेरा, मोरिंगा, ये सारे जो हर्ब्स है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोध्रा, अशोक। तो स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस की चिकित्सा करनी है तो हमें डाइजेस्टिव फायर उनका ठीक करना होता है, आम अपाचन करना पड़ता है। जो मंद अग्नि होता है, अग्नि को अगर अच्छे से हम बनाते हैं तो रस धातु अच्छा बनेगा, और रस धातु अच्छा बनेगा तो आगे के धातु भी अच्छे बनेगा। ओके तो जैसे ही अभी इसमें है सिम्टम की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना है, तो वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि दे हैव white discharge. It's again some kind of fluid moving out of your body. तो ये भी एक ल्यूकोरिया जिसे हम कहते हैं, तो वो आयुर्वेद में बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। यस, एक्चुअली आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी वुमेन एक्सपीरियंस करते हैं कि इचिंग है, इंटीमेट एरियाज पे इचिंग है, ओडर है, या जैसे कहा कि ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें होती है पुअर इंटीमेट हाइजीन की वजह से। लेडीज़ जो है, इवन लेडीज़ और मेंस दोनों ही इस चीज़ों से बहुत अनअवेयर है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है लोगों में कि जेनिटल्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, हमें उसकी तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अदर ऑर्गन्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आयुर्वेदा में इसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि अगर आप पुअर इंटीमेट हाइजीन से गुजर रहे हो तो बहुत सारी डिसीजेस आपको हो सकते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल आता है फर्स्ट, जैसे लेडीज़, बहुत सारे लेडीज़ अभी वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट हम क्लिनिक में भी देखते हैं। तो आयुर्वेदा में इसकी प्रिवेंशन के लिए बताया गया है कि जैसे आप योनि धावन कर सकते हैं, जैसे वजाइनल वॉश है वो रेगुलरली करना चाहिए। सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही आपको ये नहीं करने हैं, उल्टा पीरियड्स के दौरान तो आपको 3 से 4 टाइम आपको वजाइनल वॉश या योनि धावन है वो करना चाहिए। रेगुलरली आपको 1 to 2 टाइम्स तो कंपल्सरी जो वजाइनल वॉश है या जेनिटल वॉश है वो करना ही चाहिए। आयुर्वेदा में कहा, हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंटीमेट हाइजीन वॉश अवेलेबल है, बट आयुर्वेदा में योनि धावन जो है वो हर्बल डिकॉक्शन से बताया गया है। फॉर एग्जांपल त्रिफला काढ़ा, त्रिफला डिकॉक्शन जो है, या पंचवल्कल क्वाथ है, उससे योनि धावन करना चाहिए। और फिर योनि पिचू बताया गया है, जैसे टैम्पॉन्स हम यूज़ करते हैं, उस तरीके से एक ट्रीटमेंट बताई गई है आयुर्वेदा में। योनि धूपन भी है, योनि धूपन बताया गया है, जैसे फ्यूमिगेशन है हर्ब से, जो आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स बताए गए हैं। रक्षोघ्न धूप जिसे हम कहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करके आप जो इंटीमेट पोर हाइजीन की वजह से जो डिसीजेस होते हैं उसे आप ट्रीट कर सकते हो। यस, और इसको हम आयुर्वेद में श्वेत प्रदर नाम से एक अलग व्याधि बताया है। तो श्वेत प्रदर में वाइट डिस्चार्ज, तो वाइट डिस्चार्ज में आपको ऐसा नहीं कि हर बार आजकल देखा जा रहा है इन्फेक्शियस बहुत रहता है, जैसे येलोइश कलर, ग्रीनिश कलर, इन्फेक्शियस होता है वो। तो अगर आप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कि आप हाइजीन वॉश इस्तेमाल करें, उस एरिया की हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखें, क्योंकि पीएच बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है कि आप नेचुरल हर्बल हाइजीन वॉश यूज़ करें, क्योंकि अगर केमिकल्स वाले आप यूज़ करेंगे तो फिर ड्राइनेस बढ़ाएगा, इचिंग बढ़ाएगा। तो ये आपको ये सिम्टम्स ना दिखे, इसलिए हर्बल ही आप वॉश यूज़ करें। और योनि धावन, अगर आपको क्रॉनिक वाइट डिस्चार्ज है तो इसका रूपांतर सर्विसाइटिस या फिर सर्वाइकल रीजन में इरोजन होना, कुछ घाव तैयार होना वहाँ पे, और धीरे धीरे उसका रूपांतर जो है वो यूट्रस तक भी चला जाता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह कंडीशन दिखाई देती है। तो अगर हम पहले ही हमारे हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें तो आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम बच सकते हैं। यस, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर स्मिता ने। थैंक यू सो मच फॉर दिस शो। आप यहाँ पे आए और आपने इतना अच्छा हमें इन्फॉर्मेशन दिया है वुमेन्स हेल्थ के बारे में। थैंक यू।
थैंक्स टू यू। Thank you.